हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं ना PYQs हैं। ओके, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ हुआ था। यानी कि ये एज इट इज़ मैं कॉपी की हूँ, जो कि ये क्वेश्चन पूछा था JPSC में, जो 2016 में कंडक्ट कराया गया था। ऑप्शंस हैं यहाँ पर। जो शुभंकर क्या था, छुआ जो था ना, वो क्या था, किसका प्रतीक? शिशु हिरण, शिशु हाथी, शिशु भालू या फिर शिशु बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना, ये ऑप्शन फर्स्ट होगा, शिशु हिरण। यानी कि हिरण का बच्चा, जिसको जो शुभंकर था 34वें राष्ट्रीय खेल का, जिसे छुआ यहाँ पर कहा गया। तो ये 34वें राष्ट्रीय खेल जो है ना, ये आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो ये झारखंड में आयोजित किया गया था, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और कहाँ कहाँ पर ये आयोजित किया गया था? तो रांची में, उसके बाद जमशेदपुर और धनबाद। तो ये 3 शहर में आयोजित किया गया था। आयोजन तिथि कब से कब तक थी? तो तिथि को आप लोग याद कर लेंगे। 12 यहाँ पर फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक आयोजित किया गया था और ये 2011 में हुआ था। और इसका उद्घाटन जो है ना, 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया था? 2011 में। उस टाइम में राज्यपाल कौन थे? तो MOH फारूक जो हैं, ये राज्यपाल थे उस टाइम के, तो इन्होंने उद्घाटन किया था। और भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, संख्या कितनी थी? तो 6979 टोटल, है ना। और अगर झारखंड की प्लेयर्स की बात करें, कितने पार्टिसिपेंट थे यहाँ पर? तो 850 यहाँ पर प्लेयर्स ने भाग लिया था। और झारखंड का स्थान कितना था? तो झारखंड का पोजीशन उस टाइम में 5th आया था और इन्होंने 33 स्वर्ण पदक को जीते थे। यहाँ पर तो हम लोगों ने बात की 34वें राष्ट्रीय खेल की, जिसका आयोजन हुआ था झारखंड में। अब इससे हट के थोड़ा सा देखेंगे कि 35वां राष्ट्रीय खेल जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये केरल में। और वर्ष याद रखेंगे, ये 2015 में। ओके, ये तो 35वां हुआ। और 36वां की हम बात करें तो ये कहाँ पर? गुजरात में आयोजित किया गया था। वर्ष है ये 2022 में। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था गोवा में। और आप सर्च करके हमको बताएंगे यहाँ पर कि ये जो वर्ष था, ये कौन सा वर्ष था, 2022 या फिर 2023। ठीक है, इतना इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आयोजन स्थल वही सब यहाँ दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो सारा यहाँ पर डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। तो ये जितने भी झारखंड में इम्पोर्टेंट स्टेडियम हैं, उसको आप याद कर लेंगे। और ये भी JPSC में ही पूछा था क्वेश्चन कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कौन से शहर में? जमशेदपुर, धनबाद, सिमडेगा या फिर बोकारो, कहाँ पर है? आंसर पता है तो कमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर इसका होगा, ये बोकारो ज़िले में स्थित है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है उसमें से, जिसे आप नाम देख रहे हैं, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? रांची में है। और स्थापना इसकी कब की गई थी? स्थापना वर्ष क्या है? 2013 है। नेक्स्ट है कीनन स्टेडियम, जो कि JSR यानी कि जमशेदपुर में है। स्थापना किया गया था 1939 में। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। और एक है जो कि JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट है शहीद निर्मल महतो स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये भी जमशेदपुर में ही स्थित है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर में। जमशेदपुर में कौन कौन से? कीनन स्टेडियम, JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, शहीद निर्मल महतो स्टेडियम और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, ये जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हजारीबाग स्टेडियम, जिसको एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि करजन ग्राउंड, ये कहाँ पर है? हजारीबाग में है। स्थापना जो है ये 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेपीएससी में ऐसे ही डीपली क्वेश्चन को पूछा जाता है। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, स्टोरी को मैं आपको बताऊंगी तो एक बार ध्यान से सुनिएगा ना तो ये याद हो जाएगा। ओके, ऑप्शंस को तो हम लोग बाद में देख लेंगे कि वार्षिक कर ये कितना देने के लिए राजी हो गए थे। तो एक टाइम था, एक जगह था कोकराह करके, एक नाम याद रखेंगे, कोकराह करके एक जगह है। तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर को सभी जानते हैं, तो उनके शासनकाल में कोकराह एक जगह हुआ करता था। यहाँ के एक शासक थे कौन? तो ये दुर्जन शाह, दुर्जन साल होगा, है ना। दुर्जन साल एक शासक थे, कहाँ के? कोकरा के रहने वाले थे। और उस टाइम में क्या होता था ना कि मुगल दरबार को ना वहाँ पर कुछ ना कुछ कर देना होता था। तो ये जो दुर्जन साल है ये कर देना बंद कर दिया था। तो जहांगीर ने उस टाइम में इब्राहिम खान को दुर्जन साल पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। कब? तो 1615 टू 1616 डेट, ये ईयर याद रखेंगे। और जो इब्राहिम खान था वो दुर्जन साल पर आक्रमण कर देता है और उसे बंदी बनाकर कहाँ पर ले जाता है? ग्वालियर एक जगह है यहाँ पर, ग्वालियर के किले में किसको? दुर्जन साल को बंदी बनाकर ले जाता है। और दुर्जन साल जो था ना उसमें एक खासियत थी, क्या? वो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, एक मिनट लिखने दो। दुर्जन साल हीरे का बहुत अच्छा परखी था। वो क्या कहता था कि हीरो को देखते साथ उसकी शुद्धता का पहचान कर लेता था। तो दुर्जन साल को ही ना हीरो के राजा के रूप में जाना जाता था, यानी कि हीरो के राजा के रूप में ये फेमस था। और मुगल दरबार में क्या होता था कि आए दिन वहाँ पर हीरे की शुद्धता को लेकर के वहाँ क्या होता था? वाद विवाद होते रहता था। तो ऐसे में एक दिन दुर्जन साल को बुलाया गया, वैसे ही वाद विवाद चल ही रहा था तो दुर्जन साल को बुलाया गया कि तुम आओ और हीरे की पहचान करो कि ये कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, यानी कि कौन सा वो नकली है, ठीक है, इस टाइप से। तो दुर्जन साल तो वो जाना ही जाता था हीरो का राजा के रूप में, तो वो जाता है और हीरो की सही पहचान, हीरो की शुद्धता की पहचान वो कर लेता है। तो इस खुशी में आकर के यहाँ पर जहांगीर ने इसको शाह टाइटल देता है। शाह की उपाधि किसको देता है? तो ये दुर्जन शाल को देता है, ठीक है। और हीरो की सही पहचान कर देता है, इसीलिए इसको इसका जो क्षेत्र था, कोकरा जो क्षेत्र था उसको वो दे देता है, रिटर्न कर देता है और उसको किले से, यानी कि जो बंदी बना लेता है वहाँ से उसको मुक्त कर देता है ना। इतना आप याद रखेंगे। और जब इसको छोड़ देता है, दुर्जन शाल को छोड़ दिया जाता है कैद से, तब वो रिटर्न कोकरा आता है और वहाँ पर दुर्जन साल ने दोयसा एक जगह है वहाँ पर नवरत्नगढ़, यहाँ पर नवरत्नगढ़ किले का निर्माण करता है दोयसा जगह में, ठीक है। और जब उसको छोड़ देता है ना तो ऐसे ही नहीं छोड़ता है, उसे बोलता है कि तुम्हें सालाना कुछ ना कुछ कर देना पड़ेगा। तो वो वार्षिक आय, यहाँ पर वार्षिक जो राशि था उसको यहाँ पर पूछा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 6,000 रुपया उसको सालाना यानी कि वार्षिक देना पड़ा कर, ठीक है। तो जेपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर झारखंड का इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे, करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जेपीएससी की तैयारी करने वाले आप लोग डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ना स्टोरी को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो वो कभी भी नहीं भुलाएगा आपसे और वो हमेशा याद ही रहेगा। तो ये स्टोरी आई होप आपको ठीक ठाक लगा और खुद से भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 6,000 रुपया। नेक्स्ट है मारांग गोमके किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जयपाल सिंह, AK सिंह, शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा। तो मारांग गोमके के नाम से हम किसे जानते हैं? तो ये जयपाल सिंह को जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा, जो आदिवासी महासभा है उसका गठन किया था और इन्होंने
1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया था और जयपाल सिंह को मारांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। जन्म अगर हम इनका देखें तो जन्म कब हुआ था, ये 3 जनवरी यहाँ पर 1903 में टकरा गांव जो कि खूंटी जिले में पड़ता है यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार किस जनजाति से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं यहाँ पर उरांव, गोंड, मुंडा या फिर नागवंशी। तो देखो यहाँ पर ना आंसर की में मुंडा दिया हुआ है ना, लेकिन जब मैं थ्योरी पढ़ रही थी पोटो सरदार के बारे में, इनके बारे में, तो वहाँ पर दिया हुआ है कि ये हो जनजाति से संबंधित थे, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और तो देख लीजिएगा इसका आंसर, तो मुंडा या फिर हो, ये दोनों में से ही कोई एक होगा। और इनका जन्म, जो पोटो सरदार है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजबासा करके जगह है, राजबासा, यहाँ पर इनका जन्म है और ये ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। इनका संबंध हो जनजाति से है। और क्वेश्चन एक अगर पूछेगा, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इनमें से किसका सेरेंगसिया घाटी युद्ध से संबंध था? ऑप्शंस रहेगा पोटो सरदार, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, कुछ भी रहेगा। तो सेरेंगसिया घाटी युद्ध से संबंध किसका है? तो पोटो सरदार का है। ओके, और झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को पोटो हो के सम्मान में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और ये हो जनजाति से संबंधित थे, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? ये कौन सा राज्य व्यवस्था मतलब शासन व्यवस्था है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था को कौन से पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? थॉमसन, कार्लाइल, क्लाइवलैंड और थॉमसन विल्किंसन। तो इसे थॉमसन विल्किंसन ने मंजूरी दी थी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अच्छा इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है, देखो। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा गया है। पूछेगा कि भारत की कौन सी शासन व्यवस्था है जिसको गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा गया है, तो वो मुंडा मान की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, इस शासन व्यवस्था यानी कि जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, इसमें गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मुंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कजली कब गाया जाता है? लोकगीत है कजली, तो ये कब गाया जाता है? ऑप्शंस है रबी फसल के समय में, होली में, वर्षा ऋतु में या फिर चैत्र मास में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट है, और कुछ इम्पोर्टेंट जो लोकगीत है, डोमकच, ये नृत्य भी है और लोकगीत भी है। तो डोमकच जो गीत है, लोकगीत है, ये कब गाया जाता है? स्त्रियों के द्वारा ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है औंधी, ये भी क्या है? लोकगीत है। ये विवाह के समय में, विवाह के अवसर पर डोमकच गाया जाता है और विवाह के समय में ये औंधी जो लोकगीत है ये गाया जाता है। नेक्स्ट है प्रतकली, और ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका प्रदर्शन प्रातः काल किया जाता है। अगला है अधरतिया, जैसे कि नाम में ही पता लग रहा है होगा आपको, इसका प्रदर्शन, रतिया मतलब रात, अध मतलब आधा, यानी कि मध्य रात्रि में ये किया जाता है, अधरतिया। अगला है गाया जाता है अंगनई है, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कौन ये इनमें से कौन सा जो लोकगीत है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है या गाया जाता है? या ये होगा अंगनई। नेक्स्ट है टांगीनाथ केंद्र था, टांगीनाथ मंदिर, टेम्पल भी आप पढ़ लेंगे, टेम्पल जो है ये किसका केंद्र था? ऑप्शन है वैष्णव धर्म का, पशुपति संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का या फिर जैन धर्म का। 8 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, जो कि है पशुपति संप्रदाय का केंद्र था। कौन सा? टांगीनाथ। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये
गुमला जिले में पड़ता है। गुमला जिले के एक मंझगांव पहाड़ी है, वहाँ पर ये स्थित है। निर्माण कब किया गया था इस मंदिर का, टांगीनाथ मंदिर का? तो इसका निर्माण किया गया था पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में निर्माण किया गया था। और इस मंदिर के पास अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल भी अवस्थित है। जैसे कि हम लोग देखें टांगीनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये गुमला जिले में ये स्थित है। गुमला जिले में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, पहला लिख लेना कि अंजन धाम मंदिर है ना, और ये अंजन ग्राम में है। माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, जन्म स्थान माना जाता है अंजन ग्राम, अंजन धाम मंदिर जो कि गुमला में है। नेक्स्ट है कपिलनाथ, और एक लिख लेना, मैं ओरली आपको बता रही हूँ। कपिलनाथ मंदिर भी कहाँ पर है, गुमला में है। चिंतामणि मंदिर भी कहाँ है, तो ये भी गुमला में है। और सती मठ भी गुमला में है। इसके अलावा महामाया मंदिर वो भी गुमला में है। और वासुदेव राय मंदिर गुमला जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट जितनी भी नदियाँ हैं आज हम लोग देखें गुमला जिले में जितने भी नदियाँ बोल रही हूँ, मंदिर हैं, है ना। तो कपिलनाथ, चिंतामणि, सती मठ, महामाया मंदिर, वासुदेव राय मंदिर, अंजन धाम मंदिर और टांगीनाथ मंदिर ये गुमला में है। नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुड़िया रहे कहीं कहीं घुमकुरिया आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो धुमकुड़िया हो जाएगा ना। तो ये क्या है? धुमकुड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? उरांव, हो, गोंड या फिर कोल? करेक्ट आंसर होगा धुमकुड़िया जो है ना ये युवा गृह है। अब मैं बताऊंगी कि युवा गृह क्या होता है। तो ये युवा गृह है। युवा गृह को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर युवक या फिर युवतियों को जनजातीय जो रीति रिवाज होते हैं या फिर वहाँ की जो भी परंपराएं होती है उनका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है, तो उसी को युवा गृह कहते हैं। हर एक जनजाति में अलग अलग युवा गृह होते हैं, किसी किसी में युवा गृह नहीं पाया जाता है, लेकिन धुमकुड़िया ये एक युवा गृह है। तो ये उरांव जनजाति का युवा गृह है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति का भी सामाजिक संस्था होता है जो कि युवा गृह होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो ये घोटुल कहा जाता है संथाल जनजाति का। और एक है मुंडा जनजाति में युवा गृह को कहा जाता है गीती ओड़ा, है ना। तो ये याद रखेंगे। और ये जो युवा गृह है ना सरहुल के समय 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, तो 3 इयर्स में एक बार प्रवेश मिलता है युवा गृह में। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर होगा धुमकुड़िया युवा गृह है। किसका, कौन सी जनजाति का, तो उरांव जनजाति का। और ये उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? सामान्य रूप या फिर सबसे जो प्रचलित विवाह है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड होगा किरिंग बापला, जो है ना संथालों में प्रचलित विवाह है। और संथालों में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये वधु मूल्य जो है इसको पौन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पौन क्या है, कभी कभी पूछा जाता है। या फिर संथाल जनजाति में जो विवाह के संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो पौन कहा जाता है। और इसके अलावा संथालों में जो ग्राम प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये मांझी कहा जाता है। और संथाल जनजाति में एक पेंटिंग है जो फेमस है, वो क्या कहा है, कोम कट यहाँ पर पेंटिंग है जो कि संथाल जनजाति में फेमस है। ठीक है, यहाँ पर लिखने नहीं होता ना तो राइटिंग नहीं बन पाता है। तो कोमकट पेंटिंग कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो ये संथाल जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा, तजना नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? रांची पठार, हजारीबाग पठार, दुमका पठार या फिर राजमहल पठार? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है रांची पठार। और इसका मुहाना कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, अगर हम देखें तो वो है स्वर्ण
रेखा नदी पर इसका मुहाना है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस थे जो कि बुंडू में पड़ता है, इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, मुझे स्लाइड में नहीं बना पाई और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आई थिंक यहाँ पर 11 बज के पार हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी PDF जो होगा उसी से मैं वीडियो बनाऊँ और ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको बताऊँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और सेशन को आप लोग एक बार फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में, आप लोगों को जो भी पॉइंट है फैक्ट्स है आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना और एक कुछ भी कमेंट कर देना, कुछ भी नहीं मतलब सेशन कैसे लगा वो कमेंट करना है। ओके।